बचपन से ही हमें कहानी सुनना और कहानी सुनाना अच्छा लगता है। तो आज मैं अपने हिंदी विषय की कहानी दूसरी यानी कि पार्ट दूसरा, वारिस कौन, उस कहानीकार लेखिका है विभा रानी जी। तो दोस्तों, कहानी को सुनाने से पहले हम विभा रानी जी का परिचय करेंगे। सामने आपको लेखिका विभा रानी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो विभा रानी का जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ है। विभा रानी जी बहुआयामी प्रतिभा की धनी, विभा रानी जी बहुआयामी प्रतिभा की धनी, राष्ट्रीय स्तर की लेखिका। उन्होंने गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। दोस्तों, कलम चलाना मतलब लिखने अथवा पेन चलाना, कलम चलाना, पेन चलाना। तो इन्होंने अपने हाथों से कई लेख लिखे हैं। तो विभा रानी जी की प्रमुख कहानियां हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक बिल टेलर की डायरी। तो इस प्रकार की उनकी कहानियां हैं। तो गद्य संबंधी लेखिका ने कहा है, इस कहानी के संबंधी लेखिका ने कहा है दोस्तों कि प्रस्तुत ये जो कहानी है यह संवादात्मक कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें संदेश दिया है कि लेखिका कहना चाहती है कि उत्तम फल, अच्छा फल, सुफल प्राप्ति के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, उत्तम फल प्राप्त करने के लिए हमारे पास समय है, तो समय का और साधनों का उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो इस प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए हमें समय और उसका सदुपयोग, जो साधन है उसका भी सही उपयोग हमने करना चाहिए, ताकि हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, समय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि समय की कद्र करना जिसने सीख लिया उसने जीवन जीने की कला सीख ली। तो समय ये अनमोल है। समय धन के समान होता है। टाइम इज मनी। तो हमने गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो जो समय हमारे पास चल रहा है उस समय का सदुपयोग करना हर व्यक्ति का कार्य है। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है। दोस्तों, यहाँ पर संसाधन यानी कि साधन संपत्ति और संधारण, संधारण का मतलब है उसकी हिफाजत करना, रक्षण करना। तो संसाधनों का संवर्धन करने का होगा जिसका हेतु, उसी का होगा सफल जीवन सेतु। तो हमारा जीवन सेतु सफल करने के लिए, होने के लिए
हमें संसाधनों का संवर्धन, जतन, सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है समझबूझ, समझदारी। दूसरी बात, योजना बनाना, तरह तरह की योजनाएं बनाना, प्लानिंग, नियोजन, समय और संसाधनों का सदुपयोग, दोनों का समन्वय। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो दोस्तों, चले कहानी की ओर। तो यह कहानी के माध्यम से मैं आपको कहानी सुनाने के लिए, कहानी पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी संवादात्मक कहानी है, जिसमें एक राजा रहता है और उस राजा को 4 बेटियां हैं। तो वारिस कौन? वारिस का मतलब उत्तराधिकारी, अपने राज्य का कारोबार संभालने वाला। तो अपने माता पिता भी दोस्तों हमारी जायदाद को, स्टेट को, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर है, उन्हें वारिस लगाते हैं, ताकि वह जीवन में आगे भविष्य में चलकर उनके बाद उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उस जागीर की, जायदाद की उसकी बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो उनके नाम वहां पर लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं वारिस, उत्तराधिकारी चुनना। तो राजा इन 4 बेटियों में उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनकी परीक्षा लेना चाहता है, और जो सफल होती है वो 4 राजकुमारी में से एक राजकुमारी, उसे ही राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाता है। तो आइए हम इस कहानी को देखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं। एक राजा था, उसके पास 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन 4 में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, यानी कि होशियार, कुशाग्र बुद्धि की, तेज, उसे ही मैं अपना राजपाट सौंपेगा। दोस्तों, राजपाट मतलब राज्य का शासन, राजगद्दी, सिंहासन। तो इसका फैसला कैसे हो, यह सोचने लगा। तो राजा परेशान हुआ, उलझन में था, दुविधा में था कि अब इसका फैसला मैं कैसे करूं। वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। तो राजा ने 4 ही बेटियों को, राजकुमारियों को गेहूं के 100 दाने दिए और 5 साल के बाद उसने वह वापस मांगे। गेहूं के दाने लेकर 4 बहनें अपने अपने कमरे में चली गई। राजमहल था, हर एक राजकुमारी को अपना अपना अलग सा कमरा था। तो बड़ी बहन यानी कि बड़ी राजकुमारी, उसने गेहूं के साथ क्या किया? बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखो दोस्तों, हमारा भारतीय किसान, अन्नदाता दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करता है। हम अन्न को भगवान मानते हैं, अपना पेट पालते हैं, और उसने बिना सोचे समझे बेरहमी से खिड़की के बाहर फेंक दिया, जिसे हम लापरवाही कहते हैं। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? वो सोचने लगी।
इतने 5 सालों में पिताजी इस गेहूं के दानों की याद क्यों रखेंगे? इतना सारा कारोबार, इतना सारा बोझ उन्हें संभालना होता है। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखो, भंडार की यहाँ जहाँ पर बहुत सारे गेहूं भरे जाते हैं, अनाज भरा जाता है, जिसे हम गोदाम कहते हैं। तो उसने कहा कि अगर मांगा भी राजा ने तो मैं उसे अपने पिताजी को वहां से लाकर दे दूंगी। दूसरी बहन, अब दूसरी राजकुमारी का नंबर। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूक में डाल दिया। उसने मखमल का कापड़ लिया, थैली ली और उसमें उसे सुरक्षा के हेतु उसने वहां डाल दिया, चांदी के डिब्बे में उसने रख दिया। तो दोस्तों, यह संदूक शब्द नया है तुम्हारे लिए। संदूक का मतलब एक बक्सा, छोटी पेटी कि जिसने मखमल के थैले में उसे हिफाजत से उसके अंदर बंद कर दिया और 5 साल के बाद मैं पिताजी को लौटा दूंगी। और उसने सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ने दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दोस्तों, आपको प्रश्न आता है किसने किससे कहा? तो ये जो विधान है, आप भी इस पर किताब अगर होगी आपके पास तो उस पर अधोरेखित करो इस पंक्ति पर कि 5 साल बाद जब पिताजी ने दाने मांगे तब मैं उसे वापस कर दूंगी। तो यह विधान दूसरी बहन ने, दूसरी राजकुमारी ने अपने आप से कहा। अब तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। उसे 2-3 दिन सोचने में लग गए। तब चौथी राजकुमारी, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक म्हणजे थोड़ा, छोटी सी वो बच्ची थी, नादान थी, बेसमझ थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। जैसे आप शरारतें करते हैं स्कूलों के मैदानों में, गलियों में, तो उस प्रकार वो बच्ची होने के कारण वो शरारतें करना उसे पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। गेहूं के भुने दाने भी उससे ज़्यादा पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। उसने बिना सोचे समझे उस गेहूं के दानों को भूनकर उसने सारा खा लिया। अब तीसरी राजकुमारी, जब उसका 1-2 दिन सोच में चला गया कि मैं इन दानों का क्या करूं। दोस्तों, तीसरी राजकुमारी बहुत होशियार थी, सूझबूझ, समय का महत्व रखने वाली, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने वाली। तो उसने सही सोच की कि मैं इन दानों का क्या करूं। अगर पिताजी ने दाने दिए भी हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होगा, राज होगा, कुछ हेतु होगा, कुछ उद्दिष्ट होगा। सुनो, तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, यकीन का मतलब विश्वास, भरोसा, कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी कि उद्देश्य, हेतु देने के पीछे। पहले तो उसने भी अपनी दोनों बहनें की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। सहेज कर मतलब संभाल कर, कि मैं भी उसे रख दूं। लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर एक अच्छा सा विचार, युक्ति, तरकीब, आइडिया उसके मन में आई। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। जैसा किसान, भारतीय किसान अपना खेतों में
गेहूं के दाने बोता है, उसी प्रकार उसने गेहूं के दाने उस जमीन में बो दिए। समय पर अंकुर फूटे। कुछ समय गया, उन दानों को अंकुर फूटने लगे, पौधे तैयार हुए, उसका पौधा तैयार हुआ और उसमें से दाने निकले। जो 100 दाने उसके पास थे, उसने उसका सही इस्तेमाल किया, सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, समय का महत्व रखकर, उन गेहूं का संसाधनों का महत्व रखकर राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उसे बो दिए। क्योंकि दोस्तों उसके पास 5 साल का अवधि था। फसल जितनी आती थी उसे फिर से उसे बो देती थी। ऐसे करते करते 5 सालों के अंदर उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो इस कहानी में जो बताया है कि सही समय का और संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम इस कहानी को यहाँ तक पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस कहानी का आगे का जो भाग है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा।